विमर्श में आपका स्वागत है। 1770 के दशक की बात करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के सामने दिवालिया होने की अर्जी लेकर खड़ी थी। जो कि एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। मतलब 1765 में उन्हें बंगाल की दीवानी मिली थी, जिसका सीधा मतलब था पूरे बंगाल का टैक्स वसूलने का अधिकार। बिल्कुल। और उन्होंने वहां द्वैध शासन या डुअल सिस्टम लागू किया। पैसे की चाबी कंपनी के पास, लेकिन जनता और प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब के पास। हाँ, बिना किसी जिम्मेदारी के असीमित पावर। इस लूट और 1770 के भयानक अकाल के बावजूद अधिकारी तो अपनी जेबें भर रहे थे, लेकिन कंपनी खुद कर्ज में डूब चुकी थी। सही कहा। और इसी अराजकता को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो आज हमारे विमर्श का केंद्र यही एक्ट है। सवाल ये है कि क्या ये एक्ट भारत में ब्रिटिश जवाबदेही और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने वाली एक मजबूत दूरदर्शी नींव था, या फिर ये शक्तियों के टकराव और अस्पष्टताओं से भरा एक आधा अधूरा अव्यवस्थित प्रयास था। तमाम चुनौतियों के बावजूद ये एक्ट ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण और केंद्रीकृत प्रशासन की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम था। और मैं इसके बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये एक्ट सिद्धांत में भले ही नेक लगे, लेकिन व्यवहार में ये एक संस्थागत आपदा था जिसने समाधान से ज्यादा उलझनें पैदा की। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस समय की पूर्ण अराजकता को देखना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिना किसी लगाम के एक निरंकुश ताकत बन चुकी थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया। वो नियंत्रण तो बस नाम मात्र का था, लेकिन एक बिखरे हुए सिस्टम को एक सूत्र में बांधने की कोशिश तो थी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन कर दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब कम से कम एक चेन ऑफ कमांड तो स्थापित हुई ना। चेन ऑफ कमांड का विचार सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन जरा इसके लागू होने के तरीके यानी इसके मैकेनिज्म पर गौर कीजिए। आपने गवर्नर जनरल का पद तो बना दिया, लेकिन उसे काम कैसे करना था? एक काउंसिल के साथ। हाँ, एक्ट ने एक 4 सदस्यीय काउंसिल बना दी और नियम ये रखा कि हर फैसला बहुमत से होगा। हेस्टिंग्स के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। अब हुआ क्या? काउंसिल के 3 सदस्य एक गुट बन गए और उन्होंने हेस्टिंग्स के हर फैसले को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन एक मिनट, आप ये भी तो सोचिए कि संसद का उद्देश्य क्या था। वे नहीं चाहते थे कि हजारों मील दूर बैठा कोई एक व्यक्ति तानाशाह बन जाए। सही बात है। तो ये चेक एंड बैलेंस यानी शक्तियों पर संतुलन रखने का एक तंत्र था। देखिए, चेक एंड बैलेंस तब काम करता है जब सिस्टम आगे बढ़ सके। इसे ऐसे समझिए, आपने एक शानदार और शक्तिशाली गाड़ी तो बना दी, लेकिन उसमें 4 अलग-अलग स्टीयरिंग व्हील लगा दिए और हर ड्राइवर अलग दिशा में जाना चाहता है। बिल्कुल। हेस्टिंग्स और उनके काउंसिल के बीच जो रोजमर्रा का युद्ध चला, उसने प्रशासन को पूरी तरह पंगु कर दिया। अगर शासक अपने ही प्रशासन में कोई फैसला न ले पाए, तो क्या हम इसे सच्चा केंद्रीकरण कह सकते हैं? खैर, पंगु व्यवस्था कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मद्रास और बॉम्बे को जब युद्ध और संधियों के लिए बंगाल की अनुमति लेने के लिए बाध्य किया गया, तो वो ब्रिटिश विदेश नीति को एकरूप करने की एक सख्त जरूरत थी। मैं मानती हूँ कि एकरूपता जरूरी थी। और सिस्टम में दीर्घकालिक स्थिरता लाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि वो व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। स्थिरता का प्रयास जरूर था, लेकिन फिर से स्पष्टता की कमी ने इसे फेल कर दिया। मद्रास और बॉम्बे को अधीन तो किया गया, लेकिन एक्ट में एक क्लॉज डाल दिया गया कि आपातकाल के मामलों में वे खुद फैसले ले सकते हैं। वो तो एक जरूरी अपवाद था। और उसी अपवाद का नतीजा देखिए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने बंगाल से बिना पूछे ही मराठों के साथ युद्ध छेड़ दिया। ये कैसा केंद्रीकरण हुआ जहां आपके अपने ही प्रांत लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं? लूपहोल्स शुरुआत में हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ काउंसिल और गवर्नर्स ही तो नहीं थे। ब्रिटिश संसद ने एक न्याय व्यवस्था भी तो स्थापित की थी। सुप्रीम कोर्ट वाला हिस्सा। हाँ, अगर हम इस एक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें, तो वो 1774 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट था।
मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे के नेतृत्व में पहली बार अंग्रेजी कानून को संस्थागत रूप दिया गया। क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के दायरे में लाने का एक शानदार तरीका नहीं था? न्याय व्यवस्था का विचार अच्छा था, लेकिन असल में इसी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा प्रशासनिक युद्ध छेड़ दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्ट ने ये स्पष्ट ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है और किस पर लागू होता है। तो आपका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के अधिकार आपस में टकराने लगे थे? बिल्कुल। एक्ट में ये साफ नहीं था कि क्या गवर्नर जनरल की काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के जमींदार जो कंपनी के लिए राजस्व इकट्ठा करते थे वो ब्रिटिश कानून के दायरे में आते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था। बहुत बड़ा ग्रे एरिया। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कानून के तहत कलकत्ता से समन भेज रहा था और ब्रिटिश मानकों के अनुसार जमींदारों को जबरन वसूली के लिए गिरफ्तार कर रहा था। दूसरी तरफ हेस्टिंग्स की रेवेन्यू काउंसिल कह रही थी कि अगर जमींदार गिरफ्तार हो गए तो टैक्स कौन लाएगा? तो एक तरह से दो समानांतर सत्ता केंद्र बन गए। हाँ, और एक समय तो ऐसा आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और गवर्नर जनरल की सेना के बीच सचमुच हथियारों के साथ टकराव की नौबत आ गई। बिना स्पष्ट सीमाओं के दो समानांतर सत्ता केंद्र खड़े कर देना कोई सुधार नहीं है। मैं मानता हूं कि न्याय और प्रशासन की सीमाएं धुंधली थीं, जिसके कारण टकराव हुए। लेकिन क्या हम इसके पीछे के भ्रष्टाचारी विरोधी विजन को नकार सकते हैं? कैसे? देखिए, एक्ट ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों के निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी भारतीय से उपहार या रिश्वत लेने को सख्त अपराध घोषित किया गया। लेकिन क्या वो भ्रष्टाचार असल में रुका? कंपनी को अपने राजस्व और सैन्य पत्राचार ब्रिटिश सरकार के सामने पेश करने के लिए बाध्य किया गया। ये सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी को एक जवाबदेह संस्था बनाने का पहला ठोस प्रयास था। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य दिखाते हैं कि ये जवाबदेही का सिर्फ एक दिखावा था। भ्रष्टाचार रुका नहीं, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। उपहारों की जगह बेनामी लेन देन ने ले ली। पर वो तो कानून लागू करने की विफलता थी, एक्ट की नीयत की नहीं। मैं बार बार इसके मैकेनिज्म की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर 1773 का ये एक्ट इतना ही मजबूत और दूरदर्शी था तो ठीक 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाना पड़ा? वो एक क्रमिक सुधार था। पिट्स इंडिया एक्ट असल में 1773 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट की गलतियों को सुधारने का एक हताश प्रयास था। 1773 का ये एक्ट केवल एक समस्याग्रस्त ड्राफ्ट साबित हुआ। इसे सिर्फ एक समस्याग्रस्त ड्राफ्ट कहना, इसके ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज करना होगा। दुनिया की किसी भी व्यवस्था में पहली बार में परफेक्शन नहीं आता। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो या 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट, उन सब की नींव इसी पर थी। बिल्कुल, उन सभी की नींव इसी रेगुलेटिंग एक्ट पर रखी गई थी। इसी एक्ट ने उस महत्वपूर्ण संक्रमण काल को आकार दिया जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से बदलकर औपचारिक रूप से शासक बनी। यह संसदीय नियंत्रण की पहली ईंट थी। मैं इस सत्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये संक्रमण काल की औपचारिक शुरुआत थी। कंपनी के राजनीतिक कार्यों को पहली बार एक नियमित ढांचे में ढाला गया। तो फिर विवाद क्या है? विवाद ये है कि वो पहली ईंट एक दलदली जमीन पर रखी गई थी, एक ऐसी नींव जिसमें संस्थागत शक्तियों के बीच स्पष्टता ना हो। वो अपने मूल उद्देश्य में एक अपूर्ण दस्तावेज ही रहेगा। तो हम आज के अपने इस विमर्श को यहीं समेटते हैं। हमने एक ऐसी इमारत की बात की जिसका पहला नक्शा शायद स्पष्ट नहीं था। उसकी नींव में अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के टकराव की कई दरारें थीं। चाहे वो 4 स्टीयरिंग व्हील वाली काउंसिल हो या फिर न्याय व्यवस्था और प्रशासन के बीच का संघर्ष। सही कहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा उसी पहली नींव पर विकसित हुआ। अपूर्ण शुरुआत भी एक शुरुआत होती है। बिल्कुल। अब ये आपको तय करना है, क्या एक अपूर्ण और उलझी हुई शुरुआत किसी भी शुरुआत के ना होने से बेहतर है? स्रोत सामग्री में ऐसे कई जटिल और दिलचस्प पहलू हैं जो इस ऐतिहासिक बहस को और गहराई से समझने का मौका देते हैं। और अंत में सोचने के लिए ये सवाल जरूर है, क्या एक खराब नींव पर कोई स्थायी व्यवस्था टिक सकती है, या वो अंततः अपने ही विरोधाभासों के बोझ तले दब जाती है? सटीक सवाल। श्रोताओं, खुद स्रोत सामग्री का अध्ययन करें और अपना निष्कर्ष निकालें।